चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या माना था कि ये जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो इससे तीन क्रॉस सेक्शन हमने परपेंडिकुलर जो पास हो रहे हैं वो लिए थे। ठीक है। पी आर एंड क्यू। एंड उसमें क्या है, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ए पी, ए आर एंड ए क्यू। ठीक है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और जो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है, जो उससे फ्लूइड पार्टिकल पास कर रहे हैं, वो आपका वीपी, वी आर और वी क्यू है। और उसका जो मास है, मान लो अगर हम डेल्टा एम पी मास कंसिडर करते हैं, जो कि आपका मास ऑफ फ्लूइड है, जो कि आपका पी से पास कर रहा है। ठीक है। मतलब एरिया ऑफ पी से पास करेगा इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि रो इंटू ए, ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, यानी कि टाइम हो गया। तो रो पी इंटू ए पी जो है वो आपका क्या हो गया, अ, इसमें क्या लिया है, रो पी लिया है ना। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी है। और इसको फिर हमने क्या करा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया और वेलोसिटी जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है आपका जो वॉल्यूम होता है। ठीक है। और डेल्टा टी टाइम में अगर वो मूव कर रहा है, तो मान लो जितने भी टाइम में मूव कर रहा होगा, जितना भी फ्लूइड, तो वो हम ले लेंगे। बिकॉज ये जो आपका एपी इंटू वीपी फ्लूइड है, ये बेसिकली जो है आपका टी मतलब यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला है। तो अगर हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर जो है डेल्टा एम आर की वैल्यू हमने निकाल ली, डेल्टा टी टाइम में वो आपकी इतनी हो जाएगी। और उसी तरीके से डेल्टा एम क्यू की जो वैल्यू वो इतनी हो जाएगी। और ये ए क्यू से पास कर रहा है। अब ये लिखा है कि द मास ऑफ फ्लूइड या लिक्विड फ्लोइंग आउट इक्वल्स द मास फ्लोइंग इन, होल्ड्स इन ऑल केसेस। कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये तीन क्रॉस सेक्शंस माने हैं, ठीक है, तो यानी कि पी से जितना यहाँ पर फ्लूइड एंटर कर रहा है, उतना ही पी वाले क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। क्यू से जितना एंटर कर रहा है, या ये आर पॉइंट है ना, तो आर से, आर में जितना एंटर कर रहा होगा, आर वाले क्रॉस सेक्शन है, उतना ही आर से बाहर निकल रहा होगा। और जितना यहाँ पर क्यू से एंटर कर रहा है, क्यू में एंटर कर रहा है, उतना ही क्यू से बाहर निकलेगा। तो और एक चीज आपको यहाँ पर और दिख रही होगी कि पी से जितना फ्लूइड यहाँ पर बाहर निकला है, उतना ही आर में एंटर कर रहा है। और आर से जितना बाहर निकल रहा है, उतना क्यू में एंटर कर रहा है। यानी कि तीनों जो ये फ्लूइड है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर है तीनों क्रॉस सेक्शन से। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि जो रूपी इंटू एपी वीपी डेल्टा टी है, यानी कि पी से जो फ्लूइड पास हो रहा है इज इक्वल टू आर से जो फ्लूइड पास हो रहा है इज इक्वल टू क्यू से जो फ्लूइड पास हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है। तो ये देखो ना, मास के लिए इन्होंने बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करा है वो क्या करा है, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास को इन्होंने क्या लिख दिया है, रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया। और ये डेंसिटी हो गया, और वॉल्यूम की जगह इन्होंने क्या करा है, एरिया इंटू वेलोसिटी करा है। ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इससे क्या है, आपको इससे एरिया इंटू वेलोसिटी से क्या पता लग जाएगा, जो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। और उसको डेल्टा टी टाइम से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज जितना टाइम ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें से अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो वो पास करेगा। तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन मिल गया। और एक चीज हमें ये भी पता है कि जो डेंसिटी है यहाँ पे तीनों ही केसेस में, क्योंकि फ्लूइड अगर हम सेम मान रहे हैं, तो फ्लूइड की डेंसिटी तीनों ही केसेस में सेम होगी। तो रो पी इज इक्वल टू रो आर इज इक्वल टू रो क्यू हो गया। तो ये क्या हो गया, तीनों में आपस में कैंसिल हो गया। और टाइमिंग भी हमने सेम ली है, डेल्टा टी और डेल्टा टी तीनों में। तो डेल्टा टी और जो इनकी डेंसिटी है वो कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल जो हमें यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा, वो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है। यानी कि एपी इंटू वीपी इज इक्वल टू ए आर इंटू वी आर इज इक्वल टू ए क्यू इंटू वी क्यू, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ फ्लूइड इन अ फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। यानी कि जितना फ्लूइड एक तरफ से एंटर होगा, उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा दूसरी तरफ से। ठीक है। इन जनरल एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एरिया इंटू वेलोसिटी गिव्स द वॉल्यूम फ्लक्स और फ्लो रेट। ठीक है। तो ये जो होता है वॉल्यूम फ्लक्स देता है, या फिर फ्लो रेट भी आप इसे बोल सकते हो। एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप ऑफ द फ्लो। Thus, at narrower portion where the streamlines are closely spaced, velocity increases and vice versa. कहने का मतलब ये है, यहाँ से हमको जो चीज पता लगती है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वो ये पता लगती है, जैसे मान लो मैंने एक पाइप कंसीडर किया। ठीक है, ये मेरा पाइप है इस तरीके से। ठीक है, ये सपोज पाइप है। एंड आप क्या कर रहे हो, वाटर इधर से एंटर करवा रहे हो, या कोई और फ्लूइड है
कोई भी फ्लूइड यहाँ पर हो सकता है, आप उसको इधर से एंटर करवा रहे हो और इधर से क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब इसको एरिया को मैं A2 मान लेता हूँ और इधर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैंने एरिया 1 मान लिया। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी V1 है, इसको दूसरी साइड पे जो वेलोसिटी होगी V2 होगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर आप यहाँ पर यूज करते हो तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा इस पर्टिकुलर पाइप के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एरिया मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू, अगर मान लो मैं इसको किसी कांस्टेंट K के बराबर मान लेता हूँ, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एरिया अगर यहाँ पर बड़ा होगा जिस साइड पे, उस साइड वेलोसिटी कम होगी, और एरिया जिस साइड पे कम होगा उस साइड वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि वेलोसिटी मान लो इधर अगर 5 मीटर पर सेकेंड है और एरिया मान लो यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर है, सपोज एरिया जो है इधर वाली साइड पे कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो A1 V1 है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहाँ पर जो इसका जो फ्लक्स रेट है या जो फ्लो रेट है, एरिया इंटू वॉल्यूम से निकाल लेंगे, यानी कि 20 × 5 से निकालोगे, जो कि आपको 100 के बराबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से A2 V2 की जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो एरिया 2 छोटा है हमारा, जैसे एरिया 2 हमारा मान लो कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, A2 की वैल्यू अगर 10 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे V2 की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यानी कि एरिया जैसे ही छोटा हुआ तो वेलोसिटी जो पहले 5 थी वो आपकी यहाँ पर आके V2 जो है वो कितना हो गई, 10 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी किसी क्रॉस सेक्शन से भी जब फ्लूइड पास हो रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, एरिया और वेलोसिटी का इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, और ये चीज आपने ऐसे भी करके देखी होगी, जैसे मान लो आप मोटर चलाते हो एंड उसके बाद आप क्या करते हो, पाइप से, मतलब अगर कभी धुलाई वगैरह करते हो पाइप लगा के, ठीक है, जो पानी वाला पाइप होता है, तो क्या होता है, आप उसको जब आगे से प्रेस प्रेस करते हो तो आपने देखा होगा पानी की जो वेलोसिटी वो तेज हो जाती है। ठीक है, जब आप मान लो गाड़ी वगैरह धो रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो पाइप का जो आगे वाला एंड होता है आप उसको दबा देते हो, दबाने से क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है और वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यही प्रिंसिपल को हम डेली लाइफ में भी इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी जो कैसे इंक्रीज होती है एरिया के रिस्पेक्ट में, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम। ठीक है, तो ये लिखा है इसमें आगे, दस एट नैरोअर पोर्शन वेयर द स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजली स्पेड वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, नैरोअर पोर्शन जहां पर होता है, यानी कि जहां पर रास्ता पतला होगा, वहां पे वेलोसिटी जो वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी फ्लूइड की, एंड वाइसी वर्सा। यानी कि वाइसी वर्सा का मतलब क्या है, कि अगर ब्रॉडर होगा ये पोर्शन, चौड़ा होगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इट इज क्लियर दैट ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू, सो दैट वी आर इज लेस देन वी क्यू। ठीक है, तो आर वाले पोर्शन पे अगर एरिया ज्यादा है क्यू के कंपैरिजन में, तो आर वाले पोर्शन में वेलोसिटी कम हो जाएगी क्यू के कंपैरिजन में। द फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड व्हाइल पासिंग फ्रॉम आर टू क्यू। ठीक है, यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम तो उतना ही जाना है, अगर वॉल्यूम उतना जाना है और एरिया कम है तो वेलोसिटी तेज हो जाएगी, अगर वॉल्यूम उतना ही जाना है एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, सो दैट कि वॉल्यूम जो है वो आपका फिक्स रहे। तो दिस इज एसोसिएटेड विद अ चेंज इन प्रेशर इन फ्लूइड फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप्स। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड। ठीक है, स्टेडी फ्लो जो है हमको लो फ्लो स्पीड पे मिल पाता है, हाई स्पीड पे नहीं मिलता। तो बियॉन्ड अ लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, एक क्रिटिकल मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है फ्लो की, जिसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, उसके बाद जो उसकी स्टेडीनेस है, इसका जो स्टेडी फ्लो वाला नेचर है वो खत्म हो जाता है, और फ्लो जो आपका स्ट्रीमलाइन था वो आपका टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं उन्हें हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो वन सीज दिस व्हेन अ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम एनकाउंटर्स रॉक्स, स्मॉल फोमी व्हर्लपूल लाइक रीजन्स कॉल्ड व्हाइट वाटर रैपिड्स आर फॉर्म। तो आपने देखा होगा जैसे कभी नदी वगैरह में जो पानी बहता है, और नदी के पानी के बीच में जहां कहीं भी पत्थर से वो पानी टकरा रहा होता है, तो वहां पे फोम जैसा मतलब वो बन जाता है, झाग झाग जैसे बन जाते हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, व्हाइट वाटर रैपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो फिगर 9.8 displays the streamlines for some typical flows. For example, 9.8 describes a laminar flow where the velocities at different points in a fluid may have different magnitude. ठीक है, तो ये 9.8 की बात क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये आपका क्या है, लैमिनार फ्लो है, बट देयर डायरेक्शन आर पैरेलल, और इनकी जो डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। लेमिनार फ्लो का मतलब ये है कि सारी जो लेयर्स है वो एक के ऊपर एक मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और फिगर बी जो है वो आपका क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। तो ए वाला जो वो एक टाइप का आपका क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, लेकिन लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो का मतलब कि ये जो लैमिना होता है, लैमिना का मतलब क्या होता है, लेयर। तो लेयर बाय लेयर यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एक के ऊपर एक, और कांस्टेंट वेलोसिटी है। और दूसरा जो है वो आपका टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो अब देखो कैसे हुआ, आपका पहले यहाँ पर जो फ्लो आ रहा था वो कैसा था, स्ट्रीमलाइन था, लेकिन बीच में यहाँ पर जैसे ही एक ऑब्स्ट्रक्शन आई,
उससे पानी टकरा के ऐसे साइड साइड से जाने लग गया, या जो फ्लूइड है वो ऐसे जाने लग गया, तो इसकी जो वेलोसिटी थी सबकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका टर्बुलेंट फ्लो बन गया। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया, ये लैमिनार फ्लो हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब इतना समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी लोगों को आ गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, Yes, sir. टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है? ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बट वी कैन ऑब्टेन सम यूजफुल प्रॉपर्टीज फॉर स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल में देखो जो यूज होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। कंसीडर अ फ्लूइड मूविंग इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट द पाइप बी एट वेरिंग हाइट्स। ठीक है, we now suppose that an incompressible fluid is flowing through the pipe in a steady flow. Its velocity must change as a consequence of equation of continuity. A force is required to produce this acceleration, which is caused by the fluid surrounding it. ठीक है, the pressure must be different in different region. Bernoulli's equation is a general expression that relates the pressure difference. तो देखो Bernoulli's equation जो बेसिकली किस किस चीज को रिलेट करती है, एक तो आपका प्रेशर डिफरेंस को। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप टू बोथ velocity changes, that is kinetic energy, and elevation, that is height changes potential energy। तो पहला तो आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया, फिर आपका यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो गया, और दूसरा क्या हो गया, तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। द स्विस फिजिसिस्ट डैनियल बर्नौली डेवलप्ड दिस रिलेशनशिप इन 1738। तो कंसीडर अ फ्लो एट टू रीजन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर ये दिया हुआ है, इसका जो फिगर है ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो 9.9 वाला जो आप यहाँ पर फिगर देख रहे हो, ये आपको एक फिगर दिया है। तो इसमें आपको समझने क्या है कि ये आपको मान लो एक पाइप अगर दिया गया है। ठीक है, तो इस पाइप के ये लेफ्ट साइड में एरिया जो है वो इसका कितना है, A1 है, और इधर से जो फ्लूइड एंटर कर रहा है वो आपका P1 प्रेशर पे एंटर कर रहा है, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो कितनी है, H1 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ जो है एरिया इसका A2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। P2 इसका प्रेशर है जिस प्रेशर से ये फ्लूइड बाहर निकल रहा है, और हाइट जो है वो उसकी H2 है ग्राउंड लेवल से। तो ये तीन पैरामीटर्स आपको समझने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, तो कंसीडर द फ्लो एट टू रीजन्स, दैट इज फर्स्ट वाला जो है वो BC है, और सेकंड वाला जो है वो DE है। तो कंसीडर द फ्लूइड इनिशियली लाइंग बिटवीन B एंड D। तो फ्लूइड जो है वो आपका B और D के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, B और D पॉइंट देख लो यहाँ पर कौन से हैं। ठीक है, तो बी और डी पॉइंट का मतलब ये है कि ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है, इसके बीच में आपका क्या फ्लूइड है। तो ये है कंसीडर द फ्लूइड इनिशियली लाइंग बिटवीन बी एंड डी इन एन इनफाइनेटिसिमल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इनफाइनेटिसिमल टाइम का मतलब है बहुत ही छोटा सा टाइम, अगर हम डेल्टा टी कंसीडर करते हैं तो दिस फ्लूइड वुड हैव मूव्ड। यानी कि पहले आप यहां पर क्या देख रहे हो, इस पाइप के अंदर। ठीक है, ये जो आप पाइप यहाँ पर देख रहे हो, इस पाइप में आपने पहले जो कंसीडर किया है वो ये कंसीडर किया है कि पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक आपका जो फ्लूइड है वो अभी है, और आपने यहाँ पर टाइम कितना कंसीडर किया, डेल्टा टी टाइम कंसीडर किया, जिसमें क्या है, जो बी पर फ्लूइड था वो अब सी पर आ चुका है। यानी कि बी पर जो फ्लूइड की पोजीशन थी, फ्लूइड के पार्टिकल जो बी पॉइंट पे थे वो अब कहां पर आ गए, सी पर आ गए, और दूसरी साइड पे जो डी पर थे वो आपके ई पर आ गए हैं फ्लूइड पार्टिकल। यानी कि डेल्टा टाइम में फ्लूइड जो है वो आपका इतना मूव कर चुका है। तो ये आपको ये ब्लू कलर से इसमें ये शेडेड लाइंस भी यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये शेडेड लाइन का मतलब वही है। ठीक है, शेडेड लाइन का मतलब ये है कि ये फ्लूइड डेल्टा टी टाइम में इतना जो है आगे मूव कर गया। तो पहले जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन जो हमने फ्लूइड की मानी वो क्या थी, बी से लेके डी तक। उसके बाद फाइनल जब हमने किसके बाद मानी, डेल्टा टी टाइम के बाद, वो हमने क्या मानी है, सी से लेके ई तक। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट है तो सपोज v1 इज द स्पीड एट b एंड v2 इज द स्पीड एट d, ठीक है। देन फ्लूइड इनिशियली एट b हैज मूव्ड अ डिस्टेंस v1 डेल्टा t टू c एंड v1 डेल्टा t इज स्मॉल इनफ टू एज्यूम कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन अलोंग bc, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो बी पॉइंट था, पहले जब आपने इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे फ्लूइड को अभी कंसीडर किया है, तो इन्होंने यहाँ पर जो वेलोसिटी ली है फ्लूइड की कितनी ली है, v1 ली है, और उसी तरीके से ये जो डी वाला पॉइंट आप देख रहे हो, इस पर इन्होंने वेलोसिटी कितनी ली, v2 ली। और डेल्टा टी टाइम में क्या हुआ, बी से जो फ्लूइड था वो कहां पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, और डी से कहां पहुंच गया, ई पर पहुंच गया डेल्टा टी टाइम में। तो कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका क्या होगा, इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, v इंटू डेल्टा टी क्या चीज थी, तो v1 इज द स्पीड एट b और v2 जो है वो आपकी d पर है, देन फ्लूइड इनिशियली एट b हैज मूव्ड अ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे जो b पॉइंट से आपका c पॉइंट तक फ्लूइड गया है, ठीक है, b पॉइंट से जो c पॉइंट तक फ्लूइड गया है, उसका अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो बी पॉइंट पर अगर यहाँ पर वेलोसिटी जो फ्लूइड की थी v1 थी, और टाइम हमने बहुत ही छोटा सा टाइम क्या माना था, डेल्टा टी माना था, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना करा है, v1 डेल्टा टी करा है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये v1 डेल्टा टी लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। और इतना ही ये जो है, मतलब दूसरी साइड पे इसकी जो वेलोसिटी थी कितनी थी, v2 थी। पॉइंट डी पर जो इसकी वेलोसिटी थी कितनी, डी थी, डी पॉइंट पर कितनी थी, v2 थी। तो ई पॉइंट तक जो उसने डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये वाला जो आप डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हो, ये जो एरो लगा था, ये आपका क्या हो जाएगा, v2 डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो है, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, तो देन फ्लूइड इनिशियली एट बी एस मूव्ड अ डिस्टेंस वी टी, वी वन डेल्टा टी, यानी कि बी से जब यहाँ पर फ्लूइड सी तक मूव करा तो वी वन डेल्टा टी उसने डिस्टेंस मूव करा। और वी वन डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि हम उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अलोंग बी सी, उसको कंसीडर क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जब फ्लूइड आपका बी से सी तक मूव कर रहा है, ठीक है, बी से सी तक यहाँ पर जब मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो टाइम है, आपने टाइम को इतना कम माना है कि जो फ्लूइड इतना मूव करा होगा, हम ये मान सकते हैं कि बी पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, सी पे होगा। यानी कि एरिया एट बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी, ये आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज डेल्टा टी टाइम की जो वैल्यू बहुत ही छोटी है, ठीक है। और उसी तरीके से एरिया जो आपका डी पर है, वही एरिया आप ई पर भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि डी से जब ई पर फ्लूइड मूव कर रहा है तो वहां पर भी सेम कंडीशन यही होगी कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो आपकी बहुत छोटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन द सेम इंटरवल डेल्टा टी द फ्लूइड इनिशियली एट डी मूव्स टू ई, ठीक है। तो ये वही चीज हो गई, डी से ई तक भी मूव करेगा, और कितना डिस्टेंस करेगा, वी टू डेल्टा टी करेगा, तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर P1 एंड P2 एक्ट एज शोन ऑन द प्लेन सर्फेसेस ऑफ एरिया A1 एंड A2। तो A1 वाली साइड पे प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है फ्लूइड पे, P1 हो रहा है, P1 प्रेशर है, और A2 वाली साइड पे प्रेशर कितना है, P2 प्रेशर है, ठीक है। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट एंड BC इज W1 इज इक्वल टू P1 A1 इंटू V1 डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला एंड है, जो कि BC वाला एंड है, ठीक है, BC वाला एंड का मतलब ये है कि B से जब C तक यहाँ पर फ्लूइड मूव करता है, तो उसमें जो आपका वर्क डन हुआ है वो कितना यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। तो ये वर्क डन आपने कैसे निकाला, यहाँ जो ये वर्क डन आपको दिया है, वर्क डन बेसिकली यहाँ पर कितना दिया है, W1 की जो वैल्यू दी है, यानी कि B से C तक जब यहाँ पर फ्लूइड मूव कर रहा है, तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि F इंटू एस से। तो फोर्स कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया हो जाता है, तो P1 इंटू A1 हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्लूइड का प्रेशर है P1 है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है, A1 है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप यहाँ पर बात करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना डिस्टेंस मूव करा है फ्लूइड ने, v1 इंटू डेल्टा टी करा है। तो यहां से जो आपको वर्क डन की वैल्यू मिल गई, वो ये मिल गई P1 A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर आपने इसको ऐसे लिख लिया, P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर क्या देख रहे हो आप, ये जो चीज है A1 V1 इंटू डेल्टा टी, ये बेसिकली क्या है, ये आपका फ्लूइड का वॉल्यूम है,
ठीक है, अभी हमने ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में a1 v1 देखा था, तो हम डेल्टा टी टाइम के लिए अगर इसे कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, a1 v1 इंटू डेल्टा टी को, ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा, जो कि आपका पहले वाले फर्स्ट वाली साइड से जो पास कर रहा है। तो वर्क डन यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, P1 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये V वॉल्यूम था, V को हमने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करा तो हमारा वो डेल्टा V वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हमारा A1 V1 है, लेकिन डेल्टा टी टाइम के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो वो डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम होगा। और उसके बाद है, since the same volume delta V passes through both the regions, from the equation of continuity the work done by the fluid at the other end dE is W2। तो W2 की वैल्यू ये आ जाएगी, उसी सेम प्रिंसिपल को यूज करके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका कितना है P2 A2 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है फ्लूइड का, D से E जब वो मूव कर रहा था V2 डेल्टा T हुआ था, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर हो गई, P2 डेल्टा V के बराबर हो गई। ठीक है, बिकॉज A2 V2 इंटू डेल्टा टी क्या बन गया हमारा, फिर से डेल्टा वी बन गया, और डेल्टा वी वही चेंज इन वॉल्यूम है जो आपका इधर वाले एंड पे था। ठीक है, तो अब आप यहां पर वापस से फिगर पे आ जाओ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से जो यहाँ पर आपका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा टी डेल्टा वी, उतने ही लेफ्ट आपका राइट साइड में डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज आएगा, यानी कि वॉल्यूम जो यहाँ पर वाटर का या फ्लूइड का चेंज हुआ है वो दोनों साइड पे सेम रहेगा, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड से वॉल्यूम आगे को बढ़ेगा उतना ही राइट हैंड साइड पे आगे को बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे डेल्टा वी जो वो सेम रहेगा, इसलिए पहला वाला जो वर्क डन यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड पे जो वर्क डन W1 हुआ है वो आपका P1 डेल्टा वी हो गया, और राइट साइड पे जो वर्क डन हुआ है वो आपका P2 डेल्टा वी हो गया। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि और द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज माइनस P2 डेल्टा वी। अब माइनस क्यों बोल रहे हैं, सो दैट यहाँ पर क्या है, जो हमें वर्क डन हमें अगर फ्लूइड का चाहिए W1 माइनस W2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस P2 WdV। का मतलब ये है कि ये जो आपका वर्क डन है ये किसकी वजह से, बाय द फ्लूइड है। ठीक है, और अगर हम क्या निकालना चाहें, ऑन द फ्लूइड निकालना चाहे, तो वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि फ्लूइड ने जितना काम किया या फ्लूइड पर जितना काम हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, तो फ्लूइड पर कितना काम हुआ हम ऐसा बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा माइनस P2 डेल्टा पी। और अगर हम यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो W1 प्लस W2 हो जाएगा, तो W1 प्लस W2 करेंगे, और W2 क्या है हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा W1 माइनस W2 बन जाएगा, और ये जो हमें इक्वेशन देगा वो आपको ये देगा W1 माइनस W2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इतना मिल गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये वर्क डन के बारे में सारी बातें हो गई, अब आप मेरे को ये बताओ क्या आपको वर्क डन के बारे में ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ। बताओ, इसको कॉपी में एक बार लिख कर देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका नेट वर्क डन हो गया W1 माइनस W2। ठीक है, टोटल वर्क डन जो है वो फ्लूइड पर कितना हुआ वो आपका ये वाला हो गया। उसके बाद है, पार्ट ऑफ दिस वर्क गोज इनटू चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, एंड पार्ट ऑफ इट गोज इनटू चेंजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हमने वर्क डन हमारा फ्लूइड पर हुआ है, ठीक है, ये आपके फ्लूइड की एक तो पहली चीज है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और दूसरा जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको चेंज करेगा। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, तो हमने यहाँ पर डेंसिटी जो फ्लूइड की रो मान ली है, तो डेल्टा एम की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाली थी डेल्टा एम बेसिकली क्या है हमारा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो हो गई, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A1 V1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और ये A1 V1 इंटू डेल्टा टी क्या है, डेल्टा वी है। तो हमारा जो ये बन गया, क्या बन गया, डेल्टा एम की वैल्यू क्या बन गई, रो इंटू डेल्टा वी बन गई। ठीक है, तो रो इंटू डेल्टा वी इज द मास पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी। तो ये जो आपका मास है या फिर वॉल्यूम है फ्लूइड का जो कि आपका पास कर रहा है टाइम डेल्टा टी से पाइप के थ्रू। और अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, तो वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, बिकॉज आपको पता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हम बोलते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। तो ये कितना होता है, mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो आप एक तरफ मान रहे हो, मतलब आप लेफ्ट साइड पे मान रहे हो, लेफ्ट साइड पे आपकी हाइट कितनी थी, h1 थी, तो वहां के लिए लेफ्ट साइड के लिए क्या हो जाएगा, mgh1 हो जाएगा, m1 g h1।
और m1 की अगर आपने जैसे यहाँ पर वैल्यू जो निकाले डेल्टा m की वैल्यू, वो यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, डेल्टा m की वैल्यू क्या थी, रो डेल्टा v थी, ये थी इंटू जी एच वन हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो रो डेल्टा v की वैल्यू है, ये दोनों ही केसेस में सेम होगी, मतलब m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से जितना मास फ्लो हो रहा है वाटर का या लिक्विड का, उतना ही राइट हैंड साइड से भी हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू हो गई वो आपकी रो डेल्टा वी इंटू जी एच वन हो गई, और राइट हैंड साइड पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई वो आपकी रो डेल्टा वी इंटू जी एच टू हो गई। अब अगर आप नेट यहाँ पर क्या निकालना चाहते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, तो आपको ये पता है जो हाइट आपकी सेकंड वाली है h2, वो आपकी ज्यादा बड़ी है किससे, h1 से, यानी कि हाइट 2 वाला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट 2 पर वो आपकी ज्यादा होगी, और फर्स्ट वाले पे आपकी फर्स्ट वाले फेस पर कम होगी। तो यहां से अगर हम चेंज निकालना चाहेंगे तो बड़ा वाला जो आपका है हाइट, ठीक है, यानी कि H2 वाली जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की उसमें से H1 वाली वैल्यू जो है माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा रो डेल्टा V इंटू जी एच टू माइनस रो डेल्टा V इंटू जी एच वन। अब आप यहां से रो कॉमन निकाल सकते हो, डेल्टा V कॉमन निकाल सकते हो और G कॉमन निकाल सकते हो, और आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, H2 माइनस H1 बचेगा, और वही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख दी है कि डेल्टा यू की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, रो जी डेल्टा वी, ठीक है, इंटू एच टू माइनस एच वन। अब उसी तरीके से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन्होंने कैलकुलेट करी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो ये भी आपका इसी तरीके से हाफ, ये एम की वैल्यू हो गई, रो इंटू डेल्टा वी किसकी वैल्यू है, डेल्टा एम की वैल्यू है, यानी कि मास की वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर हो जाएगा। अब वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इसलिए लिया है बिकॉज हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि भाई वी टू जो वेलोसिटी मान लो कि वो ज्यादा है, ठीक है, इसमें कुछ भी ले लो, मतलब हम ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं कि भाई v2 जो वेलोसिटी वो ज्यादा है आपका v1 से, इसलिए क्या होगा, v2 वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, तो हमने v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब हमने जो ऊपर बात ये बोली थी कि जो भाई वर्क डन, चेंज इन वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन आपका किस किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में और इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। तो यही प्रिंसिपल अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हो, यानी कि जो हमने वर्क डन किया था, वर्क डन कितना किया था, P1 माइनस पी टू इंटू डेल्टा बी, ये आपका किस में बदल गया, ये आपका दो चीजों में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, दोनों तरफ आपको डेल्टा वी जो है कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक डेल्टा वी दिख रहा है, ये आपको डेल्टा वी दिख रहा है, और ये डेल्टा वी दिख रहा है। अगर आप पूरी इक्वेशन को डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हो तो क्या होगा, सब में से डेल्टा वी गायब हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, P1 माइनस पी टू, राइट हैंड साइड में हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पे। अब उसके बाद है वी कैन रीअरेंज द टर्म्स अबव टर्म्स टू ऑब्टेन, ठीक है, अब मान लो हमने क्या करा, जो वन साइड वाले टर्म्स थे उनको एक तरफ ले लिया, और जो टू वाले जो टर्म्स हैं उनको हमने दूसरी तरफ ले लिया, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, P1, ठीक है, प्रेशर एट साइड वन, उसके बाद हाफ रो वी वन स्क्वायर, यानी कि ये क्या आपका ये था आपका काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट साइड, और उसके बाद ये क्या था, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट साइड, तो P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन स्क्वायर। उसी तरीके से जो टू वाले टर्म्स हैं वो आपने राइट हैंड साइड पे ले लिया, P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, तो इसको हम जनरलाइज वे में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इन तीनों का जो सम है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है किसी भी पाइप के क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, तो P का मतलब क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी हो गया, हाफ रो वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया, और रो जी एच का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इन तीनों का जो सम है वो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है उसके लिए वो कांस्टेंट रहता है, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, तो सिंस वन एंड टू यहाँ पर लेकर रेफर टू एनी लोकेशन, कोई भी दो लोकेशन हो सकती है पाइपलाइन के लिए, तो जनरलाइज वे में हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अगर मान लो मल्टीपल लोकेशन को भी कंसीडर करते हैं, जैसे वन लोकेशन, टू लोकेशन थी, उसके बाद थ्री लोकेशन मैंने इसे मान लिया, फोर मैंने इसे मान लिया, तो हर पॉइंट पे ये जो होगा इन तीनों चीजों का सम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट
फर्स्ट वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू 100 है, तो सेकंड वाले पॉइंट पर भी इन तीनों का एडिशन 100 के बराबर आएगा, तीसरे वाले पॉइंट पे भी 100 के बराबर आएगा, और चौथे पॉइंट पर भी यहाँ पर 100 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज ये देखोगे कि जो पहला वाला पॉइंट था यहाँ पर H1 कम था, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पे H2 की वैल्यू ज्यादा थी। यानी कि पहले वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम थी और दूसरे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज्यादा थी। ठीक है, और ये आपस में क्या होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। मतलब किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रेशर एनर्जी है, तो इन तीनों का जो सम है वो आपका किसी एक कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे समझ इतना बर्नौलीज इक्वेशन कैसे डेरिवेशन करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो अभी Yes, क्या है, sir. क्लास के बाद इसको पूरा कॉपी में करोगे अपनी तरफ से, ये डेरिवेशन जो है, और उसके बाद मेरे को ग्रुप में फोटोज भेजोगे क्लिक करके बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन करने के बाद। ठीक है, और डायग्राम बना के बिल्कुल सही तरीके से करना है, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि इस फिगर में लेफ्ट साइड पे एरिया A1 है, प्रेशर P1 है, H1 हाइट है, और राइट हैंड साइड पे P2 प्रेशर है, एरिया A2 है, H2 हाइट है। ठीक है, और V1 डेल्टा टी क्या आया, डिस्टेंस कितना, कैसे मूव करा, ये सारी चीजें क्लियर एकदम होनी चाहिए आपके डेरिवेशन में। अगर आप इस तरीके से एक बार डेरिवेशन कर लोगे तो बर्नौली इक्वेशन को आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौली मतलब बर्नौली इक्वेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है आप कर लेना, मैं इसको जो हूँ इरेज कर देता हूँ, ये जो है ना, ये चाहो तो आप एनसीईआरटी में से देख लेना, ये चाहो तो अभी फिगर का ये स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। ठीक है, चाहो तो इस फिगर का स्क्रीनशॉट एक बार अभी यहीं से ले सकते हो, और इसी फिगर को ड्रॉ करके फिर सारी चीजें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके उसके बाद बर्नौली इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो आप लोग करोगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, अगर कुछ नहीं समझ आया तो। और जब एक बार खुद करोगे तभी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ प्रेशर निकालना है। प्रेशर, अगर आप प्रेशर इनटू एरिया कर देते हो तो आपको फोर्स मिल जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वर्क डन मिल जाता है। और चेंज इन वर्क डन आपको पहले कैलकुलेट करना है, और यही चेंज इन वर्क डन जो है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि in words the Bernoulli's relation may be stated as follows: as we move along a streamline the sum of pressure, the kinetic energy per unit volume and the potential energy per unit volume remains a constant। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि जो प्रेशर होता है और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैं कह रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, पर यूनिट वॉल्यूम, रो वी स्क्वायर बाई टू। और पोटेंशियल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं वो भी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। इन तीनों का जो सम है वो आपका क्या रहता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो नोट दैट इन अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल देयर इज एन assumption दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस फ्रिक्शन की वजह से नहीं होता, बट इनफैक्ट व्हेन फ्लूइड्स फ्लो सम एनर्जी डज गेट लॉस्ट ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। लेकिन एक्चुअली में जब रियल लाइफ में हम ये देखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि अंदर पाइप में फ्रिक्शन हो सकता है। तो दिस arises to the fact that in a fluid flow the different layers of the fluid flow with different velocities। तो ये जो फ्रिक्शन है किसकी वजह से आता है, क्योंकि अलग अलग जो फ्लूइड की लेयर होती है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, एंड उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो दीज लेयर्स एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन ईच अदर रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ एनर्जी, और इसी की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसके बीच में, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, and is discussed in more detail in a later section। तो अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे। The lost kinetic energy of the fluid gets converted into heat energy। ठीक है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आपकी लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, जो खराब हो जाती है वो आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Thus Bernoulli's equation ideally applies to fluids with zero viscosity or non-viscous fluid। तो Bernoulli's equation जो आपका है 100% जो किसके साथ, मतलब ये आपका जो 100% फिट किसके साथ बैठती है, जिसकी विस्कोसिटी फ्लूइड की जीरो होती है, या ऐसे फ्लूइड्स जो नॉन विस्कस होते हैं। ठीक है,
तो another restriction on application of Bernoulli theorem is that the fluids must be incompressible. दूसरा जो उसका restriction है वो ये है कि fluid incompressible होना चाहिए, as the elastic energy of the fluid is also not taken into consideration, because हमने elastic energy भी नहीं ली है। elastic energy का मतलब वही कि fluid अगर compress होता, कंप्रेस होने के बाद वापस अगर वो अपनी पोजीशन को रीगेन करता तो उसमें जो एनर्जी का चेंज आता, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन एंड कैन हेल्प एक्सप्लेन अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमेना फॉर लो विस्कोसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बर्नौली इक्वेशन को हम कौन से फ्लूइड में लगा सकते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत ही कम हो या जीरो के बराबर हो, और ऐसे फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं वहां पर हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और स्ट्रीमलाइन फ्लो भी होना चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन आल्सो डज नॉट होल्ड फॉर नॉन स्टेडी और टर्बुलेंट फ्लो। ये नॉन स्टेडी या फिर टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? स्ट्रीमलाइन या फिर लैमिनार फ्लो के लिए होता है। बिकॉज इन दैट सिचुएशन वेलोसिटी एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग इन टाइम। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वेलोसिटी जो है और प्रेशर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट इट वेलोसिटी इज जीरो एवरीवेयर। अगर फ्लूइड अगर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। और उसमें भी आप बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो, और उसमें जो बर्नौली इक्वेशन को जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप फ्लूइड एट रेस्ट पर अगर आप बर्नौली इक्वेशन लगा देते हो तो वहां पर ये बन जाएगा। फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो हो गई तो हाफ रो वी वन का स्क्वायर या हाफ रो वी स्क्वायर जो था वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो पी वन प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू। या आप ऐसे लिख सकते हो कि पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी एच टू माइनस एच वन, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है आ जाती है तब के लिए जब आपका फ्लूइड का कैसा होता है? रेस्ट पे होता है, तब भी हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन कैसे ये डिराइव करना है, डेरिवेशन मुझे अभी करके भेजोगे, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये बर्नौली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए नहीं एप्लीकेबल है ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पर अगर फ्लूइड है, तो उसके लिए क्या बर्नौली इक्वेशन बन जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बाकी का जो है वो हम कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अभी सब लोग जो है डेरिवेशन करके भेजना, और जिसे कहीं जाना वाना है तो थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद जब भी फ्री हो भेज देना।